नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप सभी ने मेरी साइंस की घटना चक्र की पीडीएफ को बहुत प्रेज़ किया। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मेरी साइंस की वन लाइनर की घटना चक्र पीडीएफ है। ये मेनली उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, बिकॉज हिंदी मीडियम्स वालों के लिए तो जीएस पॉइंटर्स है, उनमें उनको घटना चक्र की वन लाइनर्स ईजिली अवेलेबल हैं। बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था, तो ये साइंस की उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और मुझे बहुत से मेल आ रहे हैं कि सर आप और सब्जेक्ट के भी आप इस तरह घटना चक्र प्रिपेयर करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे लाऊं, क्योंकि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसी है कि जो कि बीपीएससी या फिर यूपीएससी में जिनके वेटेज ज़्यादा हैं तो उनको मैं पहले लाऊं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो जो मेजर 2-3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, साइंस की मैंने आपको दे ही दी है, इसी तरह और भी 1-2 सब्जेक्ट हैं उनकी मैं इंग्लिश में ला दूँ, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो जाए जो कि हिंदी में चीज़ों को पढ़ने में थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। तो जिन्होंने इसको देखा नहीं है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की एक इनिशिएटिव चालू की, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स हो गया या फिर जनरल स्टडीज़ हो गया, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपलोड करूँगा जो अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका आंसर और ऑथेंटिक लगेगा, आप कम वर्ड्स में काफ़ी अच्छे और प्रभावशाली आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप सभी तक टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी पहुँचाना, सीधी बात, नो बकवास। तो अब इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम सोशोलॉजी ऑप्शनल की बात करेंगे कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या फोकस एरिया होना चाहिए, और सिंपल सी बात, कैसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जाएँ, क्या आप करें कि आपको दूसरों से एक एक्स्ट्रा एज मिले। तो इसमें हम हर उस चीज़ की बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में एक बेटर पोजीशन पे लाने में मदद करेंगी। देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक अच्छा ऑप्शनल क्यों माना जाता है। बेसिकली उन बच्चों के लिए जो अभी तक कोई ऑप्शनल चूज़ नहीं किए हैं, वो क्यों सोशियोलॉजी ले सकते हैं, और जिन्होंने चूज़ किया है वो कैसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने ऑप्शनल को लेके। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है ईजी टू अंडरस्टैंड। सोशियोलॉजी को समझने के लिए आपको कोई प्रायर बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे बीटेक किए हों, बीबीए किए हों, बीएससी किए हों, कुछ भी किए हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजिकल होना चाहिए तब आप सोशियोलॉजी समझ सकते हैं। आपके अराउंड सब कुछ जो चीज़ हो रहा है वही सोशियोलॉजी है, इसलिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए होते सोशियोलॉजी को समझने के लिए। दूसरा, एक स्मॉल सिलेबस। आप सोशियोलॉजी को देखिए तो कंपैरेटिवली स्मॉल सिलेबस एज कम्पेयर टू दूसरे ऑप्शनल की बात करें तो आप चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा थिंकर्स हैं, इसमें थोड़े थिंकर्स कम हैं, तो आप काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इवन एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत थिंकर्स हैं, तो इसमें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कम थिंकर्स है इसीलिए। तीसरा पॉइंट है कि कैन बी यूज्ड इन जीएस एट सम प्लेसेस। आप सोशियोलॉजी के लर्निंग को जीएस में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जीएस पार्ट 2 में जहाँ करंट अफेयर्स की बात आती है, वहाँ पे आप बहुत ईजिली सोशियोलॉजी के बहुत से लर्निंग को, बहुत से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो चीज़ों को लेकर क्लियर होती हैं। चाहे आप बात करें कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो ये सब जितने भी सोशियोलॉजिकल टर्म है उसमें काफ़ी इजीली सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपकी हेल्प करेगा। चौथा है गुड मार्किंग। आप सोशियोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इसमें बहुत से ज़्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है। आप 2 या 3 बुक से रिलीजियसली पढ़ेंगे, इसी को फोकस करके पढ़ेंगे, बाकी 1-2 बुक और से आप अपने आंसर को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप काफ़ी ईजिली सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बल्क ऑफ बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोशियोलॉजी को समझने और पढ़ने के लिए। चौथा है कि कैन बी कंप्लीटेड बाय सेल्फ स्टडी। आपको इसमें कोचिंग की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी, इवन दो अच्छे गाइडेंस, अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं, बट आप इसको सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज प्लिथोरा ऑफ रिसोर्स एंड गाइडेंस। जैसा मैंने पहले बोल दिया है कि सोशियोलॉजी में आपको गाइडेंस की और रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी। आपके पास बहुत से रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगी कि आप किस रिसोर्सेज को चूज करें, कौन सा रिसोर्सेज बेस्ट है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आप कौन से रिसोर्सेज को टारगेट करिए, और कोशिश करिए कि उन रिसोर्सेज के अराउंड ही अपने आंसर्स बनाइए, उन रिसोर्सेज के अराउंड ही अपनी तैयारी को रखिए। अगर सब ज़्यादा बुक के पीछे पढ़ेंगे तो आप कुछ रिटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। अब ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पहला पॉइंट ये कि एवरेज मार्किंग विथ एवरेज आंसर। अगर आप एवरेज आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी एवरेज मिलेगा। ये बात हर ऑप्शनल के लिए वैलिड है, साथ में सोशियोलॉजी के लिए भी वैलिड है कि अगर आपको मार्क्स थोड़ा अच्छा चाहिए होगा, मार्क्स आपको भीड़ से अलग चाहिए होगा, तो आपको कुछ अपने आंसर में कुछ डालना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कि आप अपने आंसर को कैसे अलग कर सकते हैं, बट पहला पॉइंट यही, आप एवरेज आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी एवरेज मिलेगा। दूसरा, हाई कॉम्पिटिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे कुछ ऑप्शनल हैं जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन काफ़ी अच्छा जाता है। इसलिए आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने आंसर को सुधारना पड़ेगा। तो अगर हम सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस आपको देखने में काफ़ी वाइड लग रहा होगा, बट सिलेबस के अगर से टॉपिक को इंटीग्रेट करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और सिलेबस के टॉपिक भी छोटे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर 1 में देखेंगे,
जैसे पॉइंट नंबर 7 देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की बात की हुई है। उसी तरह पेपर 2 में भी देखेंगे तो पॉइंट 4 को देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हुई है। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेट करके पढ़ना होगा। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर से पेपर 1 या पेपर 2 में पूछे तो आपको पेपर 1 में भी आप कुछ इंडिया का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं। इसलिए आप पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेट करके पढ़िए, तो आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। सिर्फ आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि पेपर 1 हम अलग पढ़ ले, पेपर 2 अलग पढ़ ले, नहीं, आपको पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना होगा, एक अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने के लिए और एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद हम सोशियोलॉजी की कुछ बुक लिस्ट की बात करें तो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बुक बता दी है। आप इनमें से कुछ बुक प्रेफर कर सकते हैं और कुछ बुक छोड़ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो पहला इंग्लिश मीडियम के लिए बुक है एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी से एज सच कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, बट आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। ये एक्चुअली क्या कहते हैं, यूपीएससी वालों के लिए है। इस पे यूपीएससी के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें हर टॉपिक्स के आपको इस बुक में नोट्स मिल जाएंगे, और बहुत से टॉपिक जो है यूपीएससी और बीपीएससी में सेम है, इवन यूपीएससी में थोड़ा एक लेवल ऊपर का है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इस बुक को आप प्रीफर करिए और सिलेबस से पॉइंट देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। देखिए अगर से आप चाहे कोई भी ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे एंथ्रो है, सोशियोलॉजी है, या आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए, चाहे वो नोट्स आपका खुद का बना हुआ हो या फिर आप उसको नोट्स को परचेज कर रहे हैं। पर आप बुक से ही पूरा नहीं पढ़ सकते, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ एडिशन करना पड़ता है नोट्स में। करंट ऐड करना पड़ेगा आपको, 2-3 बुक से कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाना पड़ेगा, ताकि लास्ट मोमेंट में आप काफी इजीली सब्जेक्ट को रिवाइज कर सके, सब्जेक्ट पे आपका होल्ड अच्छा बन पाए। तीसरा इग्नू मटेरियल। इग्नू मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, पर मैं बोलूंगा अगर आपके पास 67th वालों के लिए टाइम नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं इग्नू का मटेरियल। लेकिन इग्नू का मटेरियल है काफी अच्छा, अगर आप पढ़ना चाहे तो इसमें सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। इसमें थॉट्स अच्छे दिए हुए हैं, प्लस जो इंडियन सोसाइटी के पार्ट है, चाहे संस्कृताइजेशन हो गया, जजमानी सिस्टम हो गया, ये इंडियन सोसाइटी के पार्ट काफी अच्छे दिए हुए हैं। चौथा है स्लीपी क्लासेस। इन सब के साथ आप स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब के वीडियो को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें उसमें ऐसी दी हुई हैं जो काफी अच्छे और काफी ईजी वे में आपको समझा दिया गया है, तो आप जरूर से जरूर उसको यूज करिए, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। पांचवा तो ये है इनएविटेबल, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सबसे पहले और सिलेबस को सबसे पहले देखिए, कोई बुक उठाने से पहले। इससे पता चल जाएगा आपको कि एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन आता है, कितने लेवल तक आपको पढ़ना है और कितने डीप आपको पढ़ना है, और कौन से टॉपिक जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और ये छठवां है, राम आहूजा की बुक आती है प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी। ये बुक जो है कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए, फैमिली के लिए, ये सब चीज़ के लिए, इंडियन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छी है। अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, अच्छा डिपिक्ट करता है। बट मैं फिर यही कहूंगा कि इस बुक को भी काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको। बुक में आपको पेपर 1 से लेकर पेपर लास्ट तक नहीं पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस के टॉपिक देखने हैं। उस टॉपिक के बाद आपको बुक में वो इंडेक्स में वो टॉपिक देखना, और वहाँ से जो आपको रेलेवेंट पॉइंट लगे वो अपने नोट्स में आप उसको उतार लीजिए। इन सब के बाद फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, इन सब के बाद और बुक है, आप चाहते हैं थोड़ा मार्क्स आपको और ऐड हो तो कुछ यहाँ बुक्स हैं। पहला बुक है हरलम्बॉज एंड हॉलबॉर्न। इसको आप कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी की बाइबल है। इसमें भी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें 2 बुक आती है, एक ब्लू कवर की आती है, एक ऑरेंज कवर की आती है। तो आप प्रीफर करिए ऑरेंज कवर वाली पढ़ना, क्योंकि ब्लू कवर वाली बहुत बल्कि हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको पढ़ना भी है तो आप ऑरेंज कवर वाली पढ़िएगा। दूसरा है कि 2 नोट्स हैं जो मैं आपको प्रेफर करूंगा, इनको आप देख सकते हैं। पहला कोचिंग का नोट्स है, महापात्रा सर का नोट्स पढ़िए या फिर उपेंद्र सर का नोट्स पढ़िए, इन दोनों में से कोई एक नोट को आप देख सकते हैं। और तीसरा है तुषार अंशु सर नोट्स। आप नेट पे डालिए तुषार अंशु सोशियोलॉजी तो आपको मिल जाएंगे इनके नोट्स। इनके नोट्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं, आप इनके नोट्स अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केस स्टडीज़ को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं, ये आपको शायद ही कोई बताएगा। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है होलिस्टिक होनी चाहिए। जनरली लोग 1-2 बुक पढ़ के चले जाते हैं और फिर वो लास्ट में ये होता है कि उनके मार्क्स भी बहुत एवरेज रह जाते हैं। देखिए इंग्लिश में कहावत है ना कि द मोर यू ब्लीड इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा खून बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, उतना कम ही खून आपको मेन लड़ाई में बहानी पड़ेगी। वही बात है कि एग्जाम से पहले जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जाम में उतना ही इजी पेपर रहेगा, एग्जाम में उतना ही आप एफिशिएंटली लिख पाएंगे। जहां तक बीपीएससी के बाद, बीपीएससी में आपको 12 से 6 सवाल करने होते हैं, अगर आप इसमें से 60 to 70% चीज़ें भी कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा पेपर लेके आ जाएंगे। ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा पेपर लेके आएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी, वही 11th 12th की एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। दूसरा इग्नू सेलेक्टिव नोट पढ़ सकते हैं। देखिए हिंदी वालों के लिए इग्नू की जो सेलेक्टिव नोट है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि हिंदी वालों के लिए 2-3 बुक ही हैं। देखिए यहाँ 2 बुक है, एक एसएस पांडे की बुक है, एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की आती है बाय गुप्ता एंड शर्मा। जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की आती है गुप्ता एंड शर्मा, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको थॉट्स, थिंकर के थॉट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले आप खरीद ही लीजिएगा इस बुक को, ये मस्ट बाय बुक है। और एसएस पांडे भी आप खरीद सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करने के लिए। इसका जैसे राम आहूजा की बुक मैंने इंग्लिश मीडियम बताई, वो हिंदी मीडियम में भी आती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा कि आप एसएस पांडे और साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो सोशियोलॉजी बाय गुप्ता एंड शर्मा आती है, इन दोनों को आप लीजिए। इनमें से आप नोट्स बनाइए और बाकी करंट अफेयर से अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट करिए।
ये तो रही बुक की बात। बुक के बाद आपको सब बता देंगे, आपको बहुत से व्लॉग और हर जगह मिल जाएंगे बुक के बाद। पर इसके बाद जो मेन बात आती है कि आपको एग्जाम में एक्चुअली मार्क्स बढ़ाने कैसे हैं, क्या क्या पॉइंट आपको अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लिखे हैं, आप मेक श्योर करिए कि इसका नोट्स बना लीजिए, आप अपने बुक्स में, कॉपी में, कहीं भी इसको लिख लीजिए और इसको बार बार देखते रहिए। ये जहन में बार बार आपके रहेगा ना, तो आपके आंसर में ये चीज़ इंकॉर्पोरेट अपने आप होता रहेगा। पहला है केस स्टडी। आप अभी से कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे केस स्टडी को कलेक्ट करना, चाहे कोई टेलीग्राम चैनल आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं, या फिर कोई टॉपर्स की नोट जो मैंने बताई वहाँ से कर सकते हैं, या फिर किसी बुक्स में से कर सकते हैं। बट आप कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे केस स्टडी को सेलेक्ट करना। अगर हो सको तो केस स्टडी की आप एक सेपरेट बुक बना लीजिए, उसमें आप केस स्टडी लिखते रहिए, क्योंकि केस स्टडी आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है, आपका आंसर वेग नहीं लगता है। यही सेम चीज़ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको हेल्प करेगी। इसीलिए कहते हैं केस स्टडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कलेक्ट करते रहिएगा। दूसरा डायग्राम। आप बहुत सी चीज़ों को डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, और इवन कई जगह तो डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जजमानी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जजमान लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे कामिन, कामिन, सॉरी थोड़ी राइटिंग्स सही नहीं हो रही, बट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कामिन। तो इसी तरह क्या कहते हैं, आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा लुक्रेटिव और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं डायग्राम्स को यूज़ करके। जहाँ जहाँ डायग्राम यूज़ हो यूज़ करिए। एक पॉइंट आप और याद रखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि डायग्राम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपको एक डायग्राम जैसे ABC कोई डायग्राम बना दिए, तो उस डायग्राम को आप कोशिश करिए कि बॉक्स में लिखिए, और ये फिगर नंबर करके यहाँ पे फिगर नंबर 2, 3 जो भी हो वो चीज़ आप लिखिए। इससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा लगता है, प्लस एग्जामिनर के दिमाग में भी रहता है कि ये इस पेपर में इतने डायग्राम बना चुका है, तो ये अच्छा इंप्रेशन डालता है कि इसने भी काफ़ी डायग्राम यूज़ किए अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। इसके बाद तीसरा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोड थिंकर बुक इन क्वेश्चंस। सिंपल सी बात है कि अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर से थिंकर्स को कोड करना पड़ेगा, उसमें उन्होंने वो कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है वो कोड करना पड़ेगा। और सिंपली आप अपने आंसर को नहीं लिख सकते, अगर कोई आपको बात लिखनी है तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से लिखिए, तब आपकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। इसलिए अपने आंसर में आपको थिंकर्स को कोट करना है, उनके बुक को कोट करना है। चौथा है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल टर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपको संस्कृताइजेशन के बारे में पूछा जाए, आपको सिर्फ संस्कृताइजेशन का डेफिनेशन लिखना है, साथ में ये भी लिखना है कि M.N. श्रीनिवास ने उसका डेफिनेशन क्या दिया और किस बुक में दिया है। जैसे संस्कृताइजेशन का डेफिनेशन M.N. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में दिया है, तो आपको लिखना है कि उसमें M.N. श्रीनिवास ने ये डेफिनेशन दिया है। तो आपको कोशिश करना है कि जो थिंकर है, जिन्होंने जिस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन दिया है, आप वो एज इट इज डेफिनेशन आपको अपने आंसर में लिखना है। पांचवा है क्रिटिसाइज एनी कॉन्सेप्ट बाय कोटिंग थिंकर। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, चाहे वेस्टर्नाइजेशन हो, संस्कृताइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर से आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी बात मत लिखिए, आप ये बताइए कि उस कॉन्सेप्ट उसे थिंकर ने कैसे क्रिटिसाइज किया है। आपकी बात कोई वहां पे वैल्यू नहीं रखती है, किसी और थिंकर ने उसको कैसे क्रिटिसाइज किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छठवां है कि आप अपने आंसर में डिफरेंट रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो गई, या NSSO की रिपोर्ट हो गई, ILO की रिपोर्ट हो गई। इन रिपोर्ट से डेटा आप यूज कर सकते हैं, इवन इन डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट से ये डेटा मिला है, इस रिपोर्ट से ये डेटा मिला है डायरेक्ट। और सातवां है कि अपने आंसर्स को करंट अफेयर से कनेक्ट करिए। करंट अफेयर आपको कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन से मिलेंगे, क्रॉनिकल से मिलेंगे। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिससे आपको सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स जो हैं वो आराम से मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर से मैरिज की बात की जाए तो मैरिज के फॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर से मैरिज की बात आए, बहुत जगह आप अगर से आपसे पूछा भी ना हो तब भी आप एक दो लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैरिज के फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गया है, वीकेंड मैरिजेस हो गए हैं। वीकेंड मैरिजेस बोले तो जो ऑफिसर्स हैं, जो IAS PCS हैं, अगर उनकी पोस्टिंग कहीं अलग अलग जगह होती है तो जनरली वीकेंड में मिल पाते हैं, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया वीकेंड मैरिजेस। वैसे काफी कॉन्सेप्ट हैं जो कि करंट अफेयर से आपको आंसर को रिलेट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो है वो प्रेजेंट रेलेवेंस में लगेगा, सिर्फ वो स्टैटिक नहीं लगेगा। सोशियोलॉजी जो स्टैटिक टॉपिक नहीं है कि आप सोशियोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डेफिनेशन याद करके आप लिख देंगे, नहीं, उसको आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप आज की बात लिख रहे हैं। एग्जामिनर भी कनेक्ट कर पाएगा आपके आंसर्स को उससे इजिली। जैसे आपको लिखना है कि सोशल चेंज और लॉ कैसे बदल रहा है, एग्जांपल दे सकते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया है, क्रैशेस सर्विसेज आ गई हैं, तो कैसे वुमेन को एम्पावर कर रहा है, कैसे लॉ जो है वो सोशल चेंज ला रहा है। आप ऐसे एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो गए कि क्या क्या इवेंट हैं जो पैट्रियार्की के नोशन को या फिर वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। उसमें कह सकते हैं कि वुमेन का जो आर्म्ड फोर्सेज में इंट्रोडक्शन है वो इस चीज को दिखाता है कि जो एक पितृसत्ता उसकी जंजीरों कैसे तोड़ रही है और वुमेन जो है वो एम्पावर हो रही है। तो ये सब एग्जांपल्स आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे, इसको आप आंसर में यूज कर सकते हैं, और ये सब एग्जांपल्स को आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद आ सके। सिर्फ पढ़ने से आपको याद नहीं आ पाएगा, आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आठवां है कि आपको कोशिश करना है कि आपका आंसर जो है वो सोशियोलॉजिकल आंसर लगे, नहीं तो आपका आंसर और GS के आंसर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। बहुत बार आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो GS का ही क्वेश्चन है, बट वो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन होता है। तो आपको
उसमें सोशियोलॉजी का एक कहते हैं कि टिंच होता है, मसाला होता है, डालना पड़ेगा। आप कैसे सोशियोलॉजी का आंसर बना सकते, आप कोशिश करिए आपके जो सिलेबस में कीवर्ड्स दिए हुए हैं आप अपने आंसर में यूज करिए, चाहे फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, मैरिज, कास्ट, रूरल अर्बन, जेंडर, रिलीजन, ये सब जो कीवर्ड्स हो गए आप अपने आंसर में यूज करिए। सिलेबस से ही ये सब कीवर्ड यूज करिए। जैसे फैमिली हो गई, फैमिली कैसे बदल रही है, वो न्यूक्लियर हो रही है, ज्वाइंट फैमिली हो रही है, मैरिज कैसे बदल रहा है, कास्ट कैसे इंपैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को। जैसे रिलीजन हो गया, रिलीजन में आप सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं, सेकुलरिज्म बढ़ रहा है, घट रहा है। इस तरह क्लास हो गया, अपर क्लास किसी चीज से अलग तरीके से प्रभावित होती है, लोअर क्लास अलग तरीके से प्रभावित होती है। तो ये सब चीजें आपको डालनी पड़ेंगी, इससे आपका आंसर एक सोशियोलॉजी का आंसर लगेगा, ना कि एक नॉर्मल जीएस का आंसर लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ, आपको बुक्स की फोटो दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है। जैसे ये देख सकते हैं राम आहूजा की बुक है, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है, सोशल प्रॉब्लम। ये साहित्य भवन की जो मैंने बताया आपको ले सकते हैं, गुप्ता एंड शर्मा की बुक, ये अच्छी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है क्रॉनिकल्स की, ये देख सकते हैं हार्लम्बास एंड हॉलबॉर्न की है, ये ब्लू कवर की है, पर आपको मैंने रेफर किया कि आप ऑरेंज कलर प्रेफर करिए क्योंकि काफ़ी मोटी हो जाती है और आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद ये एस पांडे की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको दिखाया कि आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, एक सोशियोलॉजी का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, सोशियोलॉजी का आंसर कैसे लिखना चाहिए, आप अपने आंसर को सोशियोलॉजी में दूसरों से अलग कैसे कर सकते हैं। आप कोशिश करिए इस लेक्चर को एक दो बार और देखिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए आप उस पॉइंट को जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उन सब पॉइंट्स को आप आंसर लिखते हो तो अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए, तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन पाएगी और एग्जाम में आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।